अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। 26वीं आईनी तरमीम और हुकूमत को इसके खात्मे के डर की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बेंचेस के इख्तियार से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था या कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से इस्तफसार किया कि आपने जो कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया था। आप ये कोशिश करें आज अपना तहरीरी जवाब जो है इस मामले पर जमा करा दें। इस केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है, ना कि 26वीं आईनी तरमीम से। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। जैसे मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। बेंचेस के इख्तियार से मुताल्लिक केस उस वक्त तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया जब 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर के बावजूद 20 जनवरी को मुतालिका केस मुतालिका बेंच के सामने लगाने के बजाय एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने कॉज लिस्ट से केस को डी लिस्ट कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया। 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ वर्जी के मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते हुए उसे अदालती हुक्म ना मानने के मुतरादिफ करार दिया है। 26वीं आईनी तरमीम से पैदा होने वाली इस सूरत हाल पर हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से दी जाने वाली डेडलाइन को मजीद सख्त कर दिया है। पानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई ने जुडिशल कमीशन पर हुकूमत को 27 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है। पीटीआई हुकूमत की जानिब से 27 जनवरी तक जवाब का इंतजार करेगी, जबकि 28 जनवरी तक हुकूमती कमेटी का राब्ता ना होने पर मुज़ाकरात खत्म तस्वुर होंगे। जबकि ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन की किसी किस्म की तजवीज़ कोई भी कहीं पर भी ज़ेर गौर नहीं है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये कुछ मामलात हैं, इन पर बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ज़ेर गौर ही नहीं है तजवीज़ तो फिर 27 जनवरी का इंतजार भी क्यों करना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी क्लियर है इस बात के ऊपर कि अगर कमीशन का क़याम नहीं हो सकता तो बातचीत नहीं हो सकती। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं उनकी आज जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका अली आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। अली बुखारी साहब, सबसे पहले तो सिंध साहब मिलकर आए हैं तो पहला सवाल मेरा ख्याल है मेरा यही बनता है कि कैसी रही आपकी मुलाकात। कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप समझते हैं कि खान साहब इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड हैं या नज़र लगाए हुए हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि आप लोगों ने बहुत कुछ मांग लिया है, शायद नहीं मिल सकता, तो क्या है उसके ऊपर खान साहब का इस वक्त अप्रोच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। यास्मीन देखें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हमने बहुत कम चीज़ों का मुतालबात रखे हैं। ना हमने मैंडेट की बात की, ना हमने फॉर्म 47 की बात की, ना हमने इनकी 17 सीटों की बात की। हमने तो सिर्फ और सिर्फ कहा कि जी एक डिस्प्यूट है, जिस डिस्प्यूट के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत दोनों खड़ी हुई हैं और उसको हल करने के लिए एक फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट कमीशन बना दें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात है जो कि इखलाकी तौर पे, आपकी शरई तौर पे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी तौर पे किसी भी जगह बार हो, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने ही ट्रिब्यूनल भी कमीशन भी तश्कील देना होता है। तो एक तो चीज़ बात यह है कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डिमांड की जो कि किसी भी तरह अनफेयर हो, या जिसको आप ये कह सकेंगे जी पॉलिटिकल माइलेज के लिए। वो कहते हैं मुतालबात भी बहुत ज्यादा हैं, बेतुके हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा बेतुके मुतालबात और बेशुमार है। देखिए, राना साहब से तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें तोक़ो की जा सकती हैं। वो तो ये भी कहते थे कि ये बाहर आ जाएंगे इमरान खान साहब तो हम अंदर चले जाएंगे, तो इससे तो ये भी ज़ाहिर होता है कि फिर आपने जानबूझ के अंदर रखा हुआ। तो उनकी उस बात को मान रहे, इसको भी मान ले, क्या पता कोई बेतुका मुतालबा कर ही दिया हो। उनके स्पोक्स पर्सन जो है, दैट इज कमेटी की बात करूँ, वो है इरफान सदीकी साहब। जब वो कहेंगे तो मैं मान भी लूंगा। अब ख्वाजा आसिफ कह दें या कोई और शख्स उठ के कह दे, तारड़ साहब कह दें, तो उन लोगों को तो हम सीरियस नहीं लेंगे। इरफान सदीकी साहब कहेंगे तो मीनिंग बैक राना साहब है ना कमेटी में। राना साहब इज द कमेटी, पार्ट ऑफ द कमेटी। उनसे भी मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपने नहीं करनी, आपके बस में नहीं है, डिमांड कर रहे हैं, 1 महीना आप ज़ाया कर रहे हैं, बड़ा प्रीशियस टाइम होता है लोगों का, अवाम का, मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। उसके लिए अगर आपके बस में ही नहीं, आपके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं, तो आपको बैठना ही नहीं चाहिए था डे फर्स्ट। आपने तो खुद 2 दफ़ा जाहिर किया कि मुलाकात करानी है, ओके जी मुलाकात इनका जायज़ मुतालबा है खान साहब से, और उसके बाद नहीं करा सके, हम शर्मिंदा हैं। तो यार हम तो सही कुछ कहते थे ना पहले। मैं बात करती हूँ मजीद, लेकिन क्या मुलाकात में आज क्या बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि इमरान खान साहब बड़े हाई स्पिरिट में अल्हम्दुलिल्लाह जी, और वो अभी भी यही कहते हैं कि इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, और खुदा ताला जो है वाहदहु ला शरीक है, और हम इंशाल्लाह अपने हक की डिमांड करते रहेंगे। और वो हक की डिमांड क्या है? हमारी तो 2 सिंपल सादी सी 2 गुजारिशात थी। वो ये थी कि जी 9 नवंबर
क्योंकि आज 9 नवंबर का ट्रायल चल रहा था, केस था उसके अंदर। उसी के साथ आपका जो है 9 मई और 26 नवंबर दोनों जो आगे थे कि उसके बाद आप आ जाएं, बना दें कमीशन, पता चल जाएगा क्या होगा। अब मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस थी या इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी थी। तो यही बात खान साहब ने इतनी बात की है कि उस पे इंक्वायरी हो जाएगी तो बात आगे चल सकती है। देखिए ऑब्वियसली ना आपका डिस्प्यूट क्या है, आपका डिस्प्यूट एक ग्लास है तो ग्लास को रिजॉल्व करेंगे तो आगे चलेंगे ना। आप कहें नहीं इस ग्लास डिस्प्यूट है इसको छोड़ दें आगे चलें, आगे किसके लिए चलें भाई, मतलब फॉर व्हाट पर्पस। सो हमने तो बड़ा एक ऑनेस्टली और बड़ा फेयर होके जो है खान साहब ने ये डिसीजन लिया, बड़ी मैच्योर और बड़ी पॉलिटिकल विजडम वाली कमेटी तश्कील दी। उसके बाद गवर्नमेंट का रिप्लाई देर से आया लेकिन आया, फिर उन्होंने दो डेट उसमें जाया की। ऊपर खान साहब की कोई राय थी, उन्होंने कुछ कहा किस हवाले से जो अभी तक हुकूमत का रिस्पांस है? देखिए हमने तो डेडलाइन दी है ना, हमने डेडलाइन दी है। किस चीज का वक्त चाहिए भाई? आपने अगर वक्त चाहिए तो आप कुछ आप भी रिटर्न में लेकर आएंगे ना, कुछ आप भी तो आगे बात करेंगे ना, 7 दिन मांगे आप भी बैठ के बात करेंगे। ओके जी हमने अपने इत्तेहादियों से बात करनी है, जैसे वो कह रहे हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ कि जी हमने अपने इत्तेहादियों से बात करनी है, उनके पास भेजा है, वो बताएंगे सारे। ये कोई इट्स नॉट अ मैटर ऑफ व्हिच जिसको आप कहेंगे कि जी जो ईयर्स टू ईयर्स चलता रहेगा या मंथ्स टू मंथ्स या वीक्स टू वीक्स, एक फोन पे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की बात नहीं है कि आप इसको जो है लिंगर ऑन कर देंगे और लिंगर ऑन करके आगे चलेंगे, ऐसे नहीं होगा। अल्टीमेटली आपके जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको टेबल पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही है हुकूमत की तरफ से, लग नहीं रहा कि रिजॉल्व करने के मूड में है इस वक्त हुकूमत या मान सकती है इनके मुतालबात, क्योंकि एक जगह पे राना साहब ने ये भी कहा था कि कुछ थोड़ी सी जो हमारी कैपेसिटी है उसको सामने रख के मुतालबात करें ना, इतना बोझ हम पे भी ना डालें। तो ये बहुत ज़्यादा डाल दिया इन्होंने आप पे। देखें पहली बात यह कि हुकूमत ने बड़े दिल से खुले दिल से ये कमेटी बनाई है और इनके बानी पीटीआई ने पहले कमेटी बनाई थी, स्पीकर सदा सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म को गुजारिश की, उसके बाद ये कमेटी वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई। उसमें हमारी सीनियर जो लीडरशिप है वो शामिल है, हमारे इत्तेहादी शामिल हैं और बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई है, बड़े तामुल से सुना है, एक दूसरे को बातचीत हुई है, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग्स हुई है। बाहर निकल के तहम्मुल क्यों नहीं रहता? नहीं बाहर भी आपने मैं अली के बात से इत्तफाक करता हूँ, जो हमारे तर्जुमान है इस कमेटी के इरफान सिद्दीकी की, मैंने भी गुफ्तगू आखिरी सुनी थी। बिल्कुल हम जिस तरह इन्होंने रिटर्न में दिया है, डिमांड जो है ये इनका हक है, अगर डिमांड जो भी रखे तो हम भी इनको रिटर्न में, वो कमेटी का इस्तकाक है और कमेटी प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बड़े संजीदगी से ज़ेर गौर है इनके मुतालबात। और उसमें नहीं सर, कैसे आप कहते हैं संजीदगी से? वज़ीर दिफा हैं, सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब आपकी जमात के, वो कहते हैं कि बात कहीं ज़ेर गौर नहीं है। देखें मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्टी का एमएलए हूँ, मैं भी ये समझता हूँ। देखें जो जुडिशल कमीशन का, मुझे अली भाई बता दें, पाकिस्तान में आज तक जो कमीशन बनी है किसी का वो सामने आई है? तो मैं जो समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर, बानी पीटीआई, इनका मुतालबा, एक तो ये अच्छी बात तो पहले कभी नहीं सामने आया, कभी भी ना बनाए। एक चीज, एक कौम के सामने चीजें आ गई है कि इलेक्शन पे भी इन्होंने एतमाद कर लिया है, इलेक्शन का भी इन्होंने जो ये 47 कहाँ पे एतमाद कर लिया? मतलब उन्होंने कोई मुतालबात, ये इलेक्शन फेयर हुआ है, ठीक है। दूसरा 26वें आईनी तरमीम, उसको भी इन्होंने कबूल कर लिया है, उस पर भी कोई एतराज नहीं है। और इसका इनपुट भी था 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई को ऑन बोर्ड करके उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हमसे डाला किया। जी मैं वही कह रहा हूँ, कमीशन का मुतालबा, इसकी वजह एक ही है और इनका एक ही मुतालबा है जो मैं असेंबली में 3 दिन से सुन रहा हूँ, बानी पीटीआई की रियायत। नहीं वो तो उन्होंने कहीं कहा नहीं, कमीशन का मतलब ये है, कमीशन सरखाने में चला जाएगा, वो आएगी नहीं सामने। ये चाहते हैं कि 9 मई के केसेस जो हैं या 26 तारीख के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर आना चाहते हैं, ये एनआरओ चाहते हैं। ये मैं पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ, मैं कमेटी का, मेरा कमेटी क्या कहती है उसका इस्तकाक है। नहीं लेकिन सर इन्होंने लिख के तो नहीं दिया ना, नारेबाजी तो सर होती है, कमीशन में वही, मुझे अली भाई बता दें कि पाकिस्तान में आज तक किसी कमीशन का कोई नतायज आए, नई रिवायत कायम कर देना, बनाए एक फ्री फेयर कमीशन बनाए, उसको काम करने दें। जो जुर्म दुनिया के सामने होता है ना, उसकी कोई कमीशन नहीं बनती है, उसका इनको अपनी अदालतों में 26 नवंबर को इन्होंने क्या जुर्म किया था? चले 9 मई पे बाद में बात करेंगे। ये बता दें क्या हुआ है। कभी कहते हैं 280 लोग शहीद हो गए, कभी कहते हैं 70 लोग कत्ल हो गए, कभी कहते हैं 16 लोग। इनके पास बता दें ना कितने लोग गुम हैं, कितने लोग कत्ल हुए, और जो रियासत का नुकसान हुआ है, क्या जो पुलिस का जवान शहीद हुआ है या जो उनसे जख्मी हुआ है वो पाकिस्तानी नहीं है? 14 शोहदा का नंबर दिया है। नहीं पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल है। तो क्यों हुए हैं? तो
करें ना सर, इन्वेस्टिगेट करें, वो उन्होंने कुछ गलत किया, उन्हें पकड़े। मैं पॉलिटिकल किसी जमात को, ये जो सियासी जमात है PTI, जिसमें ये कहते हैं हमारी जदोजहद है 22 साल 26 साल, उसका ये मकसद था कि हम आएंगे कफन बांध के मरेंगे या मारेंगे, ये और उनमें और मिलिटेंट विंग्स में क्या फ़र्क है? ये सियासी जमातें इस तरह नहीं करती। एहतजाज का हरगिज़ हक नहीं है कि आप बोल के आए। सर मुझे बड़ा एतराज़ होता है वैसे इस बात पर, सियासी जमात के कारकुन को मिलिटेंट विंग का नहीं, जब वो खुद कहता है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम कफन बांध के जाएंगे और या मरेंगे या मार के आएंगे। लेकिन आपको इस बात का एहसास है ना कि जो गोलियां चलाई गई वो कफन बांधने वाले, बयान करने वालों पे नहीं चलाई गई, वो इस मुल्क के आम आवाम पे चलाई गई। ये सियासी जमातों का काम नहीं है, और ये भी काम नहीं। आप कारकुनों को इस्तेमाल करें, खुद भाग जाएं, और एक दफ़ा 2 दफ़ा 3री दफ़ा भागे, जो बड़े इनकलाबी बने होते खड़े हो जाते हैं अपने कारकुनों के साथ, वो उनका अमल उनके साथ छोड़ते हैं। मैं जरा अली साहब से पूछ लूं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ना सर, जमहूरी हुकूमतों का भी ये काम नहीं होता कि एहतजाज करने वाले जो लोग आए उन पर गोलियां चलाएं। अगर हमारा माजी ऐसा होता तो 126 दिन डरना इन्होंने दिया था। इन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया, PTV पे हमला किया, कौम ने देखा। ये कोई सियासी जमात नहीं करती है। चल सर, वो देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम ना, आपने नया माजी बना लिया है जो आगे मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा। अली साहब, मिलिटेंट विंग्स इस तरह से ऑपरेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि सर पे कफन बांध के जाएं और फिर उसके बाद लोगों को जमा करके वहां छोड़कर जो ये कफन बांध रहे थे वो खुद भाग गए, ये कह रहे हैं कोई मैं थोड़ा सा, अपने भाई हैं मेरे, मेरा इनसे अच्छा एक तल्लक है, इनको थोड़ी इस्लाह कर दूं। इनका माजी बड़ा ताबनाक है जी। उसकी वजह यह है कि जरा देख लें, लाहौर में आपने 14 लोगों का कत्ल आपके सर में और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ, और उसके ऊपर भी रिपोर्ट भी आ चुकी है, कमीशन की रिपोर्ट्स भी आ चुकी है, और आप गिल्टी भी हैं। उसमें प्रेग्नेंट औरतें भी मारी गई, शहीद हो गई। तो आपका माजी इतना नहीं है। आपके ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के भी इल्ज़ाम थे 2002 के अंदर, जब आपके से पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। तो आप इतने मासूम भी नहीं है, आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट जो आपकी लीडरशिप है, और ना ही जो है वो इतने ज़्यादा भोले हैं, उनको पता नहीं है, उनके हाथ बहुत से खून से रंगे हुए हैं, और ये उसी की एक आगे मिसाल चलती आ रही है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, कब पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाइव बुलेट्स मारी गई हैं? किसी मुल्क में नज़र आया आपको? अमेरिका की हम मिसाल देते हैं, वहाँ पर कैपिटल हिल्स में लोग घुस के क्या उन्होंने गोलियां मार दी? जिसके ऊपर इल्ज़ाम था वो आज प्रेसिडेंट है। क्या 2021 के अंदर फ्रांस में 2021 में जो फ्रांस में 1100 थाने जला दिए गए, तो लोगों को गोलियां मार दी गई, जला दिया गया, उनकी बहनें बेटियां उठा ली गई। क्या लोगों को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद हॉस्पिटल से रिकॉर्ड गायब कर दिए गए? लेकिन एक बात जो भी कोई साथ कर रहे थे, एक चीज और मुझे ये बता दें, हम सारे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी शायद इधर ही थे। किसने पूरा इस्लामाबाद सील किया? किसने लाइट्स ऑफ की? किसने जो ड्रग स्टोर्स थे हमारे दवाइयों के वो बंद कराए? किसने हॉस्पिटल्स बंद कराए? DC इस्लामाबाद ने। किसने पिटीशन दायर की? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन किसने की? हमने तो किसी को भी नहीं कहा कुछ भी। हम तो जब आए यहाँ पर तो हर चीज तो बंद थी, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स तक ऑफ थी। हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट? और अगर मैं कहता हूँ कि जी आप शामिल थे, आपकी गवर्नमेंट शामिल थी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी, और आप कहते हैं नहीं हम नहीं थे, तो भाई बना दो जुडिशियल कमीशन। क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन के ऊपर जो कमीशन एक्ट बनाया था 2017 में आपकी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, तो किस लिए बनाया था वो? मुझे ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आके आप इस गुफ्तगू का आगाज कर लूंगी, क्योंकि एक बात जो कोई सानी साहब ने अभी की ना, और हुकूमत भी मुसलसल कर रही है कि आप बार बार शहदा की बात करते हैं, जख्मी लोगों की बात करते हैं, एक फहरिस्त तक नहीं है आप लोगों के पास देने के लिए, वो दे दे। मैं आती हूँ, मैं ब्रेक के बाद से बात करते हैं, म्यूजिक ब्रेक लेंगे, यहाँ पे हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले बिफोर वी मूव ऑन, सवाल जो मैंने छोड़ा था, क्यों नहीं सर इनको फहरिस्त दे देना? वो कहते हैं आप लोग कभी आके कहते हैं 10 लोग मर गए, कभी आके कहते हैं 100 लोग शहीद हो गए। एक फहरिस्त प्रोवाइड कर दें कि इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग जख्मी हुए। इनको फहरिस्त दे दी जी, हमने कमेटी ने दे दी, जो 12 बंदों की दी थी। एक तो मेरे हल्के का ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे के अपने इस्लामाबाद के, उन्नीस सत्ती नाम है उसका, और उसकी डेड बॉडी जाए उसके घर में जाके पूछी। उन्होंने FIR कराने की भी कोशिश की, और फिर उसके बाद उसका कंप्लेनेंट और बेटा दूसरा अगवा हो गया, जो कुछ दिनों बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरामद हुआ। सो बात यह है कि अब इसको आगे लेके अगर मैं चलूं, तो जो 26 अमेंडमेंट की भाई बात कर रहे थे, हम तो 26 अमेंडमेंट के कल भी खिलाफ हैं, आज भी खिलाफ हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड बड़ी जगह कह चुका हूं कि ये 8th अमेंडमेंट साबित होगी जो जनरल ज़िया उल हक के दौर में की गई थी, और इसका अंजाम वही होगा, क्योंकि इसके जरिए अवाम के साथ अवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कुचलने की कोशिश की गई है। मुझे ये बता दें यस्मीन, आपके प्रोग्राम में इसी के ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे थे, तो कहा जा रहा था कि इससे अवाम को बड़ा फायदा होगा 26 अमेंडमेंट से।
कौन सा फायदा हुआ? 2700 लाख केसेस में कौन सा कम हुआ? 4 लाख केसेस में कौन सा कम हुआ? 56,000 केसेस में कौन सा कम हुआ? लगता है मजीद कंफ्यूजन हो गई है, कौन सा बेंच क्या सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगी? आपने उसके अंदर फ्री हैंड दे दिया, पॉलिटिकल लोग अपने बंदे खुद ला के अपॉइंट करवा रहे हैं, खुद वोटिंग कर रहे हैं, वही बेंच बनेंगे, वही सुनेंगे। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं इसको वर्ड बेईमानी यूज करूंगा कि उसकी भी इंतहा हो गई कि आपने इस्लामाबाद के अंदर सीनियर प्यूनी जज को रखा ही नहीं उसके अंदर। हाँ। और सिंपल आपने चारों सूबों में से 4 जजेस को रखा, 4 सीनियर प्यूनी जजेस, 4 चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आपका सीनियर प्यूनी जज साहब थे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खत लिखने वालों में शामिल थे, उन्होंने आपको रिफ्यूज किया, वो कहते थे निकलो बाहर। आपने अमेंडमेंट करके खत्म कर दिया उसका। यार इस तरह भी कभी होता है, जो लॉ बनता है वो यूनिवर्सल बनता है, वो सबके लिए बनता है, वो एक जगह के लिए एक जगह का दूसरा नहीं बनता। मुझे खुशी होती ना कि ये जो इन्होंने हमारे जलसों के ऊपर, हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर काम किए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध में कर रहे थे ना जलसा हैदराबाद में, तो उस टाइम मुझे पता लगता कि यार आज बिलावल पे पर्चा हो गया, उसका जलसा 3 घंटे लेट हो गया। तो फिर मैं कहता चले यार आपने एक यूनिवर्सल लॉ बना दिया सब पे, लेकिन वो नहीं होता, वो तो होता नहीं है। कोहसानी साहब ये आईनी तरमीम पे आप भी अभी बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स तो उठाए अली बुखारी साहब ने, उन पे भी रिस्पॉन्ड करें। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए एक आईनी बेंच अब बन गया है, केसेस वहां जा रहे हैं, रेगुलर जो बेंच है वो क्या सुनेगा, एक तो कंफ्यूजन है उसको लेके। दूसरा जो बेंच फॉर्मेशन के मामलात है, अभी अली साहब ने भी 1-2 चीज़ों की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि ये तो बेईमानी हुई है जिस तरीके से ये सारा मामला जो है वो लेके गया गया, जिस तरीके से जो फैसले होंगे अब इन कोर्ट से, सर फिर क्या उनकी ट्रांसपेरेंसी, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी? देखिए पहली बात तो ये है कि ये मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है और चलेगा। ये फैसला भी कब से चलना शुरू हुआ है आइन और कानून के तहत? ये भी तय है कि सुप्रीम पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून बिल्कुल ठीक है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये इत्तेफाक से हुआ है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे पीटीआई थी और उनको मौलाना साहब ने एड्रेस किया, और एड्रेस करने के बाद गवर्नमेंट से जो निगोसिएशन मौलाना साहब की हुई है इनकी मंशा और ख्वाहिशात पे हुई है, तो अब इनका एतराज़ बनता नहीं है। अगर इनको 26वीं आईनी तरमीम में एक रत्ती बराबर का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ था तो वो उस चार्टर डिमांड में लिख सकते थे कि ये भी करो, तो आप जब 2 मुतालबात और रखे, तीसरा ये भी रख सकते थे। तो इस पे ये सियासत भले करें। एक तो इनकी अच्छी बात ये है कि पीटीआई के जो दोस्त हैं या जो लीडरशिप मौजूदा है, वो जब हमारे साथ ऐवानों में या मीटिंग्स में बैठती है गवर्नमेंट के साथ, बड़े अच्छे मतलब माहौल में, बड़े दोस्ताना माहौल में, मतलब ऐसा लगता है कि इन जैसे मतलब यही जमहूरियत है। और जब बाहर टीवी पे बैठते हैं या टॉक शो में बैठते हैं तो इनका रवैया कुछ और होता है, तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, चलो हमसे वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि चलने नहीं देते, नहीं करते तो आप कहते हैं कि ये वो मान गए हैं, वो तो अच्छे बच्चों की तरह तो खामोशी कब्रिस्तानों में होती है, पार्लियामेंट में शोर होता है। बिल्कुल इनका जमहूरी है। मुझे खुशी हुई सुन के, क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ आपके दोस्त बड़ा तनकीद कर रहे हैं। क्यों नहीं, भले हम भी करते थे जब बानी पीटीआई जब वज़ीर-ए-आज़म थे, आते नहीं थे इस बेचारा उस वक्त। सर चलो छोड़ा, आपने कहा ना मुल्क आइन पे चलता है, कानून पे चलता है, ये मुल्क कब से आइन और कानून पे चल रहा है? सर आदिल बाज़ई का फैसला देखा है सर आपने, उसके अंदर कितना आइन और कानून इस मुल्क में चल वो है, नाफिज है, वो भी नजर आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुबैना तो आता है, झूठा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो ख्वाहिशात पे जजेस फैसला करते हैं, कोई जज उठ के गुड टू सी यू कहता है, कोई जज कहता है कि सादिक अमीन है, कोई प्रोटोकॉल में एक मुजरिम सारा कुछ कराने के लिए अदालती अमला एयरपोर्ट भी चला जाता है, सब कुछ होता है। वो सहूलतकारी बंद होनी चाहिए। आपका लीडर है, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, आप वो भले अदालतों के बाहर वो सोच रखें। आप जब कोई भी जज जो बैठता है अदालतों में, उसको इंसाफ की नज़र से देखना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात की नहीं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्हीं जजों ने फैसले दिए थे, इन्हीं जजों ने उनको हमने तब भी तनकीद की थी, बरी भी किया है, हमने फैसले उनके तस्लीम किए। नवाज शरीफ साहब आया ना अपनी बेटी को लेकर आके गिरफ्तारी दी ना, उनका लीडर तो बगैर किसी ब्रेक के 1.5 साल से बल्कि ज्यादा हो गया जेल में बैठा ना। वो इस वक्त उसका स्टेटस है, वो कहीं गए ही नहीं, वो मुजरिम है इस वक्त। वो मुजरिम है, वो नायल भी है। ये अदालतों के फैसले हैं, हमने नहीं किए। कल अदालतें कोई कोर्ट इनको मैं कहता हूँ हमें इन्हीं अदालतों से सजाएं हुई है, हमें उम्र कैद की सज़ा भी हुई, हमें हाईजैकर भी बनाया गया, हमें नायल भी बनाया गया, हमें बाज़त बरी भी किया गया। हम तो ये नहीं कहते, हमने उन फैसलों को तस्लीम, ये भी तस्लीम करें या तो न। और जो जजेस आज भी अगर तकसीम करना चाहते हैं किसी की एक शख्स की खातिर, तो मैं समझता हूँ ये इदारे को नुकसान देना चाहता है। हुकूमत का कोई आपने लगे हाथों इदारे को, मैं दूसरी बात, मैं दूसरी
देखिए सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उनका डोमेन है, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस सबसे बड़ा होता है, उनके फैसलों का एहतराम उनके इदारों के लोगों को करना चाहिए, और अगरचे कोई तकसीम है ये उस इदारे का मामला है। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस कितना बड़ा ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद डिबेटेबल हो गया ना। मैं थोड़ा सा ये अली बुखारी साहब को जी आप कुछ ऐड करना जी बिल्कुल यास्मीन, दो चीज़ें मैं बता दूँ कि पहले तो उन्होंने कहा जी कि 26वीं अमेंडमेंट आप आपने नहीं रखी जो हमारी कमेटी की चाह रहे थे कि आपको 3-4 सफ़ों के मुतालबात देते कोई मजा आता, आप लोगों ने दो बातें लिख बड़े सिंपल लिख के भेजी हैं, वो तो हमसे हो नहीं रही, एड्रेस कर ठीक है, वो तो इनसे हो नहीं रही। अच्छा एक बात वैसे रह गई, इन्होंने एक पॉइंट रेज किया था, इन्होंने कहा जी कि आप लोगों को शिकायत खत्म हो गई, आपने इनको लेजिटिमेट मान लिया, वरना आप कहते हैं ना कि मैंडेट चोरी वापस करें, वो भी मुतालबा नहीं किया। देखिए वो तो ऑलरेडी पोटेंशियल हमारी, और हम कह रहे हैं, मैं तो आपके प्रोग्राम में हर दफा कहता हूँ, हर प्रोग्राम में जब एक क्वेश्चन होता है मैं कहता हूँ यार मैं अपने फॉर्म 45 ला के यहाँ रखता हूँ, दूसरे को बुला, कल मेरे साथ नईम पंचोदा साहब थे, वो भी कह रहा है मैं नहीं मान रहा हूँ, जो हार गया है ना वो नहीं मानेगा, जो इनके दोस्त जो अंदर बैठे हुए उन्होंने मान लिया। मुझे तो आप 5 मिनट ये वैसे मैं एक बात बताऊं, ये कोई साल साहब बड़ी डीप बात कर रहे हैं कि आपके वो लोग जो पार्लियामेंट में पहुंच गए ना, वो भी कोई आप लोग के साथ ठीक नहीं है, वो अपना इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं। वो बिल्कुल खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम सारे इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं। 5 मिनट का टाइम दें, ये आपके साथ मेरा ऑफिस है, वहां से मैं यहाँ के फॉर्म 45 आपको पेपर बुक दे जाऊंगा, जहां मर्जी वेरीफाई करें। अच्छा वो तो मैंने क्या देखने से देख लिया बहुत फॉर्म 45 वो। अच्छा अब नंबर 2 चीज इन्होंने एक बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने अदालतों को कहा और हमें कहा मुजरम है, यार आप तो डिक्लेयर्ड मुजरम थे, आप तो आज तक एवन फील्ड के पैसे कहां से आए नहीं बता सके आज तक। हाँ। और इवन अनदर वाइज आप 50 रुपए इवन अनदर वाइज कर दिया गया। नहीं अब सुने ना सर, नहायत अदब के साथ बात यह है कि आप तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर चले गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, नई प्रेसिडेंट बन गई, किसने दिया? भाई ने दिया, ये 4 हफ्तों के लिए 4 साल लगा के आगे। आपके लिए तो सारा कानून ही चेंज हो गया भाई, आपके लिए तो एयरपोर्ट पे जाके आपसे तो शायद 25 के स्टैम्प पे भी मान जाए, मानते नहीं आप लोग। नहीं यास्मीन देखें, लॉ हम तो बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, आज भी इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की, हमने तो मारे कहीं ना। मैं खान साहब के साथ अंदर था बायोमेट्रिक रूम में, किस लिए गए थे कि चीफ जस्टिस का हुक्म था कि बेशक व्हील चेयर पे भी हो, जाके वहां पर बायोमेट्रिक करेगा तब मैं पिटीशन एक्सेप्ट करूंगा। नवाज शरीफ साहब तो गए, वापस आए, चीफ जस्टिस साहब को एतराज भी नहीं हुआ, वहां जाके बायोमेट्रिक भी होगी, पिटीशन भी होगी, अंडू भी हो गया सब कुछ, और वहां से अदालत भी नहीं आए, वहां से जहां बैठ के लाहौर भी चले गए। यार ये कानून तो नहीं है ना, आप इस कानून को प्रेफर करते हैं, हम तो मार खा रहे हैं किस लिए? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का किसका फायदा है यास्मीन? आपका फायदा, अली बुखारी का नहीं है, इमरान खान का नहीं है, खाली आपके कैमरामैन का फायदा, इनका भी फायदा, क्योंकि आज ये रोस्टरम है ना, वी आर किसी टाइम भी अल्टरनेट साइड ऑफ द रोस्टरम आ सकते हैं, तो ऐसे काम ना करें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो जो कंफ्यूजन फैल गई है, पता नहीं कौन सा रूल ऑफ लॉ कहां जाएगी। वो तो आप देख लेना कि आपने जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर वोटें किस किस की, किस किस तरह, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब उसके ऊपर मैं क्या बोलूं, एवरीवन नोज कि यार इसके लिए बनाया गया था। आपने कोई सानी साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जब हो रही थी ना तरमीम तो मौलाना ने आप लोगों को ऑन बोर्ड ले लिया था, बोले नहीं आप लोग तब। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे रिजर्वेशंस थी उस टाइम भी थी, आज भी थी, और हर जुडिशियल कमीशन के इजलास के अंदर ये ऑन रिकॉर्ड है, आप मिनट ऑफ मीटिंग निकाल लीजिएगा। मैंने अपने दोनों जो हमारे मेंबर थे दोनों से पूछा, दोनों ने कहा जी कि हम जब बैठते हैं ये जुडिशियल कमीशन में सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जी ये पेंडिंग है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अनटिल एंड अनलेस 26 अमेंडमेंट डिसाइड ना हो आप आगे ना चलें। ये मिनट ऑफ मीटिंग्स का हिस्सा होता है, आप कैसे कह सकते हैं? ये मिनट देखें मुझे एक ब्रेक का काजार ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आके आपसे जो आप ऐड करना चाह रहे हैं तफसील से बात करेंगे। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले यहाँ पर बात हो रही थी इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सिचुएशन की भी और मुतालबात की भी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मैंने 2 दफ़ा आपको प्रोग्राम में कहा है कि इनके इत्तेफाक से ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है, आज भी ये हिस्सा है, इत्तेफाक से, ठीक है, आज भी ये हिस्सा है। और जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई है बलूचिस्तान के जजों की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये कमेटी में मौजूद थे, जो लिस्टें बन के आ रही है उसमें इनका भी इनपुट है, होता है फैसलों में। तो जब आप फैसलों में बैठे होते हैं तो आप इनकारी नहीं कर सकते, फिर आप उसके मुखालिफ नहीं हो सकते, या तो आप बाहर आ जाएं। अगर आप फोरम पे बैठे हुए हैं, आप उसको फैसलों में इनपुट भी दे रहे हैं, उसमें अपना इनपुट सारा आपका शामिल है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये तरमीम सही नहीं है? ये सही है, ये बेहतर है, तभी आप उस फैसलों में बैठे हुए हैं। अब 23 तारीख को कल सिंध के हाई कोर्ट के होने हैं, तो आप मौजूद होंगे ना, तो आप किस तरह कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक नहीं है? ठीक है, तो इत्तेफाक था जी आप लोगों का, लाइन कमेंट कर दें। मैं जरा फिर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था जी, हम आज भी रिजर्वेशन है हमारी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कहता हूं बैठे हुए हैं ना, तो बैठे हुए तो पार्लियामेंट में भी है, उनको आप लोगों पे भी एतराज है, फिर ये तो बैठना तो वो नहीं है। मैंने पहले बता दिया, समझ आती फॉर्म 47 का किस्सा मुक गया है। नहीं मुका जी, वो तो मुक गया है गर्दन पे। अच्छा अगर नहीं मुका, अली भाई आप ऐसे करें, आप ऐसे
इनका हमारा जो पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब, वो स्टे पे है, वो गिनती नहीं चाहता है। पहले वो अपना अपोजिशन लीडर जाए कोर्ट में, वो चलो सैयद अली बुखारी तो चाहते हैं ना गिनती इनकी करा दे, इनकी करा दे। मैं अली बुखारी से मैंने बार-बार कहता हूँ, ये भी इनके पास फोरम मौजूद है, खुद बड़ा अच्छा लायर है, दूसरों को रिलीफ दिलाते हैं, अपने आप भी रिलीफ दिलाते। मुझे कोई एतराज नहीं, इनके नवे लोग आए, हम बैठे हुए ना उनके साथ, तो ये उनकी बात सुनिए। मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा, आप इंटरप्ट ना बोले। देखिए अब वन बाय वन चलते हैं। अगर आपने मेरी जात की बात कर दी, सो मैं तो एक वर्कर हूं ना जी, लेकिन ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के सामने मेरे ओपोनेंट ने कहा मेरे पास फॉर्म 45 कोई नहीं है भाई, जाके लेने आरओ से। उसने कहा अच्छा, तो उसके बाद जब ये ट्रांसफर एप्लीकेशन आई उस दिन के बाद आई। नंबर 2 चीज, हमने कब कहा है जी आपको कि आपके फॉर्म 47 जो है बिल्कुल एक्यूरेट है? किसी ने भी नहीं कहा आज तक, ना कमेटीज में, अभी तक एजेंडे पे नहीं है। वेट एंड सी, पहले हम देख लेना आप इस पे क्या करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज ये है कि जब हम असेंबलियां तोड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए, तो आप कहते हैं असेंबलियां तोड़ दी, असेंबलियों में बैठना चाहिए था। जब हम असेंबलियों में बैठते हैं आप कहते हैं असेंबली में क्यों क्यों भागे, हमें लेजिटिमेट करें। भाई आप अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बात करें, 1 लाख वोट से जीता हुआ, छोटी मोटी वोट से नहीं जीता हुआ, 1 लाख वोट से 1,72,000 प्लस वोट उसने उठाई हुई है। कौन सी दुनिया में कौन आपको बताता है? मुझे तो ये नहीं समझ आता। अपने इन्फॉर्मर और अपने जो आपको ब्रीफ करने वाले हैं उनकी सलाह करें या उनको चेंज करें। थोड़ा सा वैसे आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है और कानून 9 की बात हो रही है, पीका एक्ट में हुकूमत मजीद तरमीम करने जा रही है, खबरें चल रही हैं, क्या रह गया वैसे आप लोगों को खामोश करने के लिए? सिंपल आंसर, उसमें भी कसर रह गई है कोई? अभी आपने बहुत जल्दी पूछा, मैंने बहुत जल्दी जवाब दे दिया कि जी जो कुछ आवाज सानी साहब क्या रहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जो आवाज है वो भी मेरा खुद, मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैंने सहाफत की है। वॉकआउट कीजिएगा सर अगर कोई ऐसी वैसी तरमीम आई तो। मैं कहता हूं, किसी को ये हक नहीं है कि झूठ बोले, मनगढ़ंत खबर दे। आप दो ओपिनियन होते हैं, आप पूरी साइड लें। ये जो आजकल यूट्यूबर जो मखसूस लोग हैं, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के बड़े अच्छे सहाफ़ी भी आज भी वो मेहनत करते हैं। आप देखें एडिटोरियल पेज ख़त्म हो गया, एडिटोरियल कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया भर का मसला बन गया है। अगर आप कल ऑपोजिशन में चले गए तो आपको एडिटोरियल पेज नजर आ जाएगा। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आप देख कहाँ से रहे हैं। जब फवाद चौधरी साहब था तो आज उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह कानून नहीं बनना चाहिए। उस वक्त किस तरह उन्होंने आगे था। तो बहरहाल हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो किसी से ज्यादती हो। हम चाहते हैं सबको इंसाफ मिलना। किसी को ये भी हक नहीं है कि किसी की पगड़ी उतार दे, झूठ बोल दे, किसी पे इल्जाम लगा दे। पंजाब में एक डिफेमेशन का कानून आया था ना, उसमें हमने देख लिया था कि क्या कुछ करने की कैपेबिलिटी रखती है हुकूमत। 190 मिलियन पाउंड के बाद वो भी देख लिया। तो ये किसी भी कोई मुजरिम है, कोई लूट मार, ये पहली दफा, मैं तो इसका क्रेडिट देता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इतना बड़ा माफिया है, इतना बड़े चंद जो एंकर है आज भी उसके हक में ट्वीट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ उसने किया हुआ है। इतना बड़ा माफिया, मैं वज़ीर आज़म को मैं वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ, हुकूमत को। और मैं समझता हूँ जिस इस बंदे का जो नाम आया है और इसको जो हाथ पड़ा है, और नेब को भी मैं सलाम करता हूँ कि इसके लिए जो आज ये आप कह रही है सही किया है। ये और लाखों लोगों को घर उजड़ने से बच जाएंगे। हसन नवाज साहब ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची इसी करप्ट माफिया को, क्यों? देखें वो मुझे नहीं पता। हसन नवाज ने नहीं मैं बताऊं, अगर मैं बता दूं, कोई भी शख्स किसी से कारोबार करता है, ये कोई रोक टोक नहीं है। मुझे नहीं पता उस मामले का, मगर मुझे ये पता है कि इसने पाकिस्तानियों के गरीब आदमियों के पाउंड का केस आपको पता है, लेकिन आपको वो मामला नहीं पता कहां से शुरू होता है। उसमें अगर कोई चीज होती तो जरूर उसको वो उसमें कोई जुर्म होता तो कौम के सामने आता। कोई जुर्म नहीं हुआ है, कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे दिखा दे। अगर हसन नवाज के हवाले से कोई भी जुर्म हुआ है, मैं डिफेंड वो कहते हैं 30-35 साल की जो मेरी हर तरह की डीलिंग्स और बहुत सारे मामलात, बहुत राज है मेरे पास, मैंने खोलना शुरू कर दिया। बड़ा मसला है ना, खोल दे कौम के सामने। अभी तो ये खुद खुल गया है। मैं ये कहता हूं, मेरे पास वक्त भी कम है। अली बुखारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। 190 मिलियन की बात तो की, 190 मिलियन पाउंड्स के केस की बात, लेकिन 18 अरब को नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि 190 मिलियन इशू क्या। मैं बता देता हूं ताकि अगली दफा अगले प्रोग्राम में भाई को पता चले। मुझे पता है, पता था, जानबूझ के नहीं बोल रहे। नहीं मुझे पता है, कोई सानी साहब बड़े स्मार्ट है, उन्हें पता है ऐसे क्या किया। रियासत पाकिस्तान के एक चोर के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए, दूसरे चोर के अकाउंट में चले। अब ये उनका वर्जन है, बुखारी साहब मैंने नहीं कहा। चलें, हाँ, ये मेरा वर्जन है। इस बात को और इस्लाह कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 190 मिलियन पाउंड्स एक प्रॉपर्टी एनसीए नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी जजमेंट है, मैं आपको कॉपी देके जाऊंगा। जो इंग्लैंड में जजमेंट आई जिसके ऊपर एनसीए ने पैसे यहाँ भेजे और जिसमें उन्होंने लिखा
कि ये 190 मिलियन अमाउंट जो पाकिस्तान जा रही है पौंड्स के पौंड्स जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक अकाउंट है जो सुप्रीम कोर्ट में खुला हुआ, उसका पैराग्राफ 31 मैं आपको यहाँ अभी दे के जाऊंगा, सॉफ्ट कॉपी इसको निकाल लीजिएगा ताकि अगले प्रोग्राम में कहा है कि हमारे पैसे नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज कह के गया है उस जज को भी बुलाएं, उसको भी नैब नोटिस करें और उसको भी सजा देंगे तुमने कैसे कहा, जब वहां से पैसे ही उन्होंने इस अकाउंट में भेजे। देन आप कौन होते हो कहने वाले कि ये इसके पैसे हैं और उसके पैसे हैं? आपने कोई बंदर बांटनी थी? आपके पास कोई इख्तियार था ये? लेकिन दिस इज ट्रू कि एक 25 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी थी जो 50 मिलियन पाउंड में 48 पॉइंट कुछ मिलियन पाउंड में बिकी, वो थी हसन नवाज की जो खरीदी साहब ने। और जब एनसीए को पता चला कि एक कप की कीमत 25 मिलियन आई, 50 में बिकी, तो ब्लैक मनी वाइट हुई और वो किसके अकाउंट में गए? हसन नवाज के। 9 अकाउंट सीज हुए। 9 अकाउंट सीज होने के बाद अल्टीमेटली एनसीए की और साहब की आपस में एग्रीमेंट हुआ, पैक्ट हुआ। ये फैक्ट्स की बातें हैं और लॉ की बातें हैं और जो यहाँ पर डिसाइडेड है। उसके बाद उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में जाएगी, पैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अलाउ किया इमरान खान साहब ने, और वो पैसे 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए एज पर ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट ऑफ द इंग्लैंड। सर ये इतनी क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। किसी भी अदालत से किसी भी शरीफ खानदान ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है। नवाज शरीफ साहब ने पूरी तारीख का सर एवनफील्ड का हिसाब तो आज तक दिया है। उसके बाद अगर कोई करप्शन साबित हुई है मुझे बता दें। कल के प्रोग्राम में आके एवनफील्ड का हिसाब दे दें। मैं कहता हूं आप दिखा दें कि ये साबित हो, ये बताओ कि ये जुर्म हुआ है, ये चोरी हुई है, बताओ। इनका तो साबित हुआ है, इनका साबित हुआ है। और ये जाएं, अभी इनको मौका मिलेगा ना, ये जाएंगे ना। भाई साहब 14 साल की सजा करा दी। इस क्लैरिटी के बाद आप लोगों ने इमरान खान को, आपकी लीगल टीम ने केस क्यों नहीं लड़ा सर? आपने तो बहुत जबरदस्त नहीं लड़ा सर, बहुत जबरदस्त लड़ा। कोई गवाह पेश किया ना, नहीं देखें, गवाह पेश करना हमारे प्रोग्रेटिव है कि हम 342 में पेश करते हैं या नहीं करते। जो इनका केस था, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस। प्रोसिक्यूशन हैज टू अपील में भी जाए ना, अब अपील में जाने भी जा रहे हैं। सेंटेंस करा दिए, इनके तो पूरा नंबर है उसके ऊपर। मेरा एक स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ, अपील 30 डेज है ना, मैं 30 डेज में अपील में किसी टाइम भी हम जाएंगे जी, तैयार हो रही है। इट्स अपील, इट्स नॉट आपने 2 लाख। नहीं खबर तो है कि परसों शायद फाइल हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बात बताएं, अब तो मैं 26वीं अमेंडमेंट के ऊपर कह सकता हूं ना कि हुजूर हमने नहीं, आपने जजेस को वोट दिए और आपने अपने जज बिठा दिए, अब आप कैसे अपना मुंह छुपाएंगे? मुझे ये बताओ। यास्मीन, वो जज कल बेंच पे बैठ जाते हैं और अपील सुनते हैं जो इनकी वोटों से बन के आए हुए, तो मेरा इन पर से क्या मेरा सैयद अली बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। आपने वक्त दिया, खत्म हो गया, बट हमें मजीद बात करते। खेलदास कोहिस्तानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।